बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। और यकीनन आप लोग ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपना कुर्ब नसीब फ़रमाएँ और दुनिया के इम्तिहानों के साथ साथ आखरत की इम्तिहान की फ़िक्र की और तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम आमीन। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट चैप्टर नोबल गैसेस, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं, या फिर इनको हम एरोजिन्स भी कहते हैं क्योंकि इन्हें एयर से हासिल किया जाता है। ठीक है, तो इनसे आप लोग वाकिफ़ तो हैं ही। मज़ीद मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन एंड ओर्गानिसोन जो है, ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाकी सब की सेम है। हीलियम की डिफरेंट है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी सब नोबल गैसेस का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, मीन के वैलेंस शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के 2 होते हैं। तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है जी 1s2 और बाकी सब की ns2np6। ठीक है, और हीलियम जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। और इनके कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अच्छा ये सारी नॉन मेटल्स हैं, सारी गैसेस हैं। ठीक है, कोई भी इनमें मेटल या मेटलाइड नहीं है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो साइज़, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलबिलिटी इन वाटर एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये जो है इंक्रीज़ करती हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। पोलराइजेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये नॉन पोलर है ना, तो इनकी वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती जाती है डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं। डेंसिटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करती है क्योंकि इनका मैस इंक्रीज़ कर रहा होता है। सोलबिलिटी इन वाटर इंक्रीज़ करती है क्योंकि इनकी वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती हैं और वाटर के साथ जो है पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है कि वाटर पोलर है या नॉन पोलर है। तो वाटर जो है इन्हें पोलराइज कर सकता है बड़े मॉलिक्यूल को ज़्यादा ईजीली। बड़े नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा ईजीली पोलराइज हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डाउन द ग्रुप सोलबिलिटी इंक्रीज़ करती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इनकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डाउन द ग्रुप उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती जाती है। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यूज़ जो हैं डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती हैं। और इसमें से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो उसका ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हीलियम की है, उससे कम रेडोन, जीनोन, यानी कि फिर ऊपर की तरफ या टॉप टू बॉटम आए हम तो इंक्रीज़ करती जाती वैल्यू। जस्ट एक्सेप्शन हीलियम की है कि हीलियम बिल्कुल एंड पे आ जाता है कि हीलियम गैस जो है उसकी सबसे ज़्यादा होगी वैल्यू, और बाकी सब जो हैं वो उसी ट्रेंड में आएंगे कि डाउन द ग्रुप जो है इनकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। और इनकी पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नोबल गैसेस की, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिसोन एलिमेंट जो है ये 2006 में इसे बनाया गया था। ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट है और इसका आइसोटॉप 298 जो है उसकी हाफ लाइफ 0.89 मिली सेकेंड्स है। ठीक है, और जब इसका जब अल्फ़ा डिके होता है तो लवर्मोरियम एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है 290 आइसोटॉप, और एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर, ये जो है लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। इसके अलावा इनके एटॉमिक नंबर्स भी जहाँ पे मेंशन है, हीलियम का 2, नियॉन 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86 एंड ऑर्गेनिसोन जो है इसका है जी 118 एटॉमिक नंबर। मोनोटॉमिक गैसेस हैं लाइटर देन एयर, हीलियम एंड नियॉन जो है ये एयर से लाइटर हैं। जीनॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव होने की इसकी वजूहात में लो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5th शेल में प्रेजेंट हैं, और ये इसके काफ़ी सारे कंपाउंड्स जो हैं वो जाने जाते हैं। वैसे नोबल गैसेस के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं जाने जाते, और क्रिप्टॉन और जीनॉन के जस्ट एक एक कंपाउंड जो है वो जाने जाते हैं। उनमें आपके पास क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड एंड रेडॉन डाइफ्लोराइड आ जाते हैं। ठीक है, और जो सबसे पहला कंपाउंड नोबल गैसेस का बनाया गया था वो है जी हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है XCPT-F6 नेगेटिव। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स है जो रेड कलर का होता है। इसको किसने बनाया था? इसको नील बार्टलेट ने बनाया था। ठीक है, बार्टलेट ने बनाया था, और उन्होंने क्या किया था, वो एक्चुअली ऑक्सीजन का प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो वहाँ से उन्हें एक कॉम्प्लेक्स मिला था O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। ठीक है, और उन्होंने फिर यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से ये बात सोची कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और
और जीनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि ऑक्सीजन की जगह पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं जीनॉन को इस रिएक्शन के अंदर, तो फिर मैं देखता हूं कि क्या जीनॉन भी सेम कम्प्लेक्स बनाता है। तो जीनॉन से भी सेम ही कम्प्लेक्स बना जीनॉन एलिमेंट से, और रेड कलर का कम्प्लेक्स बना, ऑक्सीजन से भी रेड कलर का ही कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो इस तरह से नोबल गैसेस का सबसे पहला कंपाउंड बनाया गया XePtF6 नेगेटिव, और इसे नील बार्टलेट ने बनाया था। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की 1170 किलो जूल पर मोल होती है। फिर जी नेक्स्ट बात करें अकरेंस की, तो एयर में सारी गैसेस जो है ये प्रेजेंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो इनका कमर्शियल सोर्स है। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन का लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से इनको अलहदा किया जा सकता है। सारी कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेस हैं। हीलियम की बात करें तो ऑन द अर्थ ये प्रेजेंट है ड्यू टू रेडियोएक्टिव डिके। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की सूरत में ये प्रेजेंट है। और अच्छा, ये बात मैंने पहले भी बता दी कि क्रिप्टॉन और जीनॉन का सिर्फ एक कंपाउंड जाना जाता है, KrF2 एंड RnF2। इसके अलावा नियॉन के अकरेंस की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज 65,000 पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट ग्लोज रेड इन डिस्चार्ज ट्यूब, और इसका ये जो कलर है ये सबसे इंटेंस होता है ऑफ ऑल नोबल गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब। लिक्विड नियॉन जो है ये 40 टाइम्स मोर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी रखती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड हीलियम। आर्गॉन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इनर्ट गैस है, और इसके कोई भी ख़ास केमिकल कंपाउंड्स नहीं जाने जाते, मीन के कोई भी केमिकल कंपाउंड इसका नहीं जाना जाता। उसके बाद जी क्रिप्टॉन की बात करें तो ये एक्सपेंसिव गैस है, और ये एयर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है। इसको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय इट्स ब्रिलियंट ग्रीन एंड ऑरेंज स्पेक्ट्रल लाइंस। क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड। KrF2 को जो है वो मुख्तलिफ मेथड से बनाया जाता है। जीनॉन एयर में 0.08 ppm प्रेजेंट है इसकी अमाउंट, और ये कमर्शली अवेलेबल होती है सिलेंडर के अंदर। हाई प्रेशर पे सिलेंडर्स के अंदर इसे फिल किया जाता है, और फ्लोरीन के साथ जो है वो ये रिएक्ट कर सकती है, लेकिन वाटर के साथ जीनॉन गैस रिएक्ट नहीं करती, और वाटर में स्लाइटली सोलूबल है, तकरीबन 110 मिलीलीटर पर लीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रेडॉन की बात करें तो इसको अल्फ़ा डिके ऑफ रेडियम से बनाया जाता है। रेडियम 226 का अल्फ़ा डिके जब होता है तो हमारे पास रेडॉन गैस बनती है, और फिर वहाँ से इसे कलेक्ट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि सारे के सारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि सारी की सारी जो नोबल गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा लेस सोलूबल होती हैं इन वाटर, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है -269 डिग्री सेल्सियस, और ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस जानी जाती है ये गैस। मीन के जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, सब में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस है। एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन ऑन चारकोल के ज़रिए इनको सेपरेट किया जाता है। मीन कि अगर हमारे पास नोबल गैसेस का मिक्सचर हो तो हम चारकोल के ऊपर उनकी एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के ज़रिए उन्हें मिक्सचर में से अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से इनकी एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन जो है वो चेंज होती है ऑन चारकोल। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने वाली गैस है हीलियम। ठीक है, इसके अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के अंदर जो होल्स होते हैं वहाँ पे मीन कि उनके जो क्रिस्टल लेटर्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हम कह लें, वहाँ पे स्मॉल एटम्स जो हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और हीलियम है, ये वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, और वो जो कंपाउंड बनते हैं उसके रिजल्ट में उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। तो हीलियम तमाम नोबल गैसेज में से हीलियम वाहिद नोबल गैस है जो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाती है, और बाकी जो सारी नोबल गैसेज हैं उनकी हम बात करें तो वो क्लैथरेट कंपाउंड्स बनाती हैं। बाकी सारी नोबल गैसेस क्लैथरेट कंपाउंड्स बनाती हैं, जिनको होस्ट गेस्ट कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इन कंपाउंड्स को होस्ट गेस्ट कम्प्लेक्स या फिर इंक्लूजन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस बनाती हैं कौन कौन सी? हीलियम और नियॉन बनाती हैं, हीलियम और नियॉन जो है ये कंपाउंड्स बनाती हैं, ये कम्प्लेक्सेस बनाती हैं। और क्लैथरेट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें जो होस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गेस्ट मॉलिक्यूल्स को इंट्रैप कर लेते हैं, एक केज बना लेते हैं, उसे मीन के घेर लेते हैं गेस्ट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इसके अलावा नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस एरोजेंस भी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और सिर्फ हीलियम जो है उसको यूज़ किया जाता है डाइविंग अपरेटस के अंदर, क्योंकि इसकी ब्लड में सोलिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जीनॉन के कंपाउंड्स की बात करें, जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें आप यहाँ पे 5s2 5p6 एंड 5d0। ठीक है, यहाँ पे इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में देखें तो 5s2 5p5 एंड 5d1। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल से चला गया d में, और इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मीन के p के टोटल 3 होते हैं ना, तो 3 ऑर्बिटल्स
थे तो उन सब में पहले तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे। अब जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और वो डी में आ गया, ठीक है। डी के टोटल जो होते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 एंड 4 5। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये एक अनपेयर्ड और ये एक अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में फिर एक और इलेक्ट्रॉन डी में से चला गया, सॉरी एफ में से चला गया डी में, तो अब ये 2 ये अनपेयर्ड और 2 ये, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एक और यहाँ से जो पेयर्ड था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया डी में, तो आपके पास जो है टोटल 6 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट भी, जहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो +2, फिर +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कंपाउंड में हो जाएगी। डिपेंड करता है कि जीनॉन जो है वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में। अगर हम बात करें तो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा डी में, और टोटल यहाँ पे जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यहाँ पे जीनॉन की, ठीक है। तो जीनॉन फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन और बोथ। जीनॉन के कंपाउंड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो हैं वो बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन या फ्लोरीन है, या फिर दोनों। फ्लोराइड्स और जीनॉन की बात करें, फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन, तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ फ्लोराइड्स को हम देखेंगे, जीनॉन डाईफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ये अच्छा जी, ये जो फ्लोराइड्स है ना, इनको ग्लास के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, गिलास के कंटेनर के अंदर, क्योंकि ग्लास का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है SiO2 है, सिलिका है, वो फ्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करके SiF4 बना लेता है, और साथ में जीनॉन और ऑक्सीजन गैसेस जो हैं वो इवॉल्व होती हैं, तो गिलास जो है वो अपनी उस कंडीशन में नहीं रहता, तो इस वजह से इनको मोनाल कंटेनर के अंदर या निकल अलाई के कंटेनर के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। जीनॉन के फ्लोराइड्स को जब इनको बनाया जाता है तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रेशो पे डिपेंड करता है कि जीनॉन और फ्लोरीन की रेशो हमने कितनी लिया, उसके लिहाज से हमारे पास इसके फ्लोराइड बनेंगे। अगर 2:1 रेशो लिया है, मीन के 2 मोल जो है वो जीनॉन के और 1 मोल जो है वो हमने फ्लोरीन का लिया, तो फिर आपके पास XeF2 बनेगा। अगर जो है आपने 1:5 रेशो लिया है तो XeF4, और 1:20 रेशो लिया है तो XeF6। अच्छा, यहाँ से जो है ना, मैंने इनकी प्रेपरेशन फिर आगे भी थोड़ी सी एक्सप्लेन की है कि जीनॉन डाईफ्लोराइड जो इसको रिमूव किया जाता है इमीडिएटली, बिकॉज इट कन्वर्ट टू जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। जैसे ही जीनॉन डाईफ्लोराइड की प्रिपरेशन होती है तो इसे फ़ौरन रिमूव किया जाता है, नहीं तो ये XeF4 में चेंज हो जाती है, और ये रिएक्शन जो है वो 8 घंटे में कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, यानी कि इसको फ़ौरन ही मिक्सचर में से अलहदा कर लिया जाता है। Xe और F2 का आपस में रिएक्शन 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 ATM पे करते हैं। ये कंडीशन आप लोग लाजमी याद कीजिएगा। 8 घंटे वाला रिएक्शन, 8 घंटे यानी ड्यूरेशन उसकी जीनॉन डाईफ्लोराइड की फॉर्मेशन की, और इसे फ़ौरन रिमूव क्यों किया जाता है, इसकी रीज़न, और इसके अलावा जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की कंडीशंस बनने की 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 ATM, ये कंडीशन याद कीजिएगा। 95% यील्ड जो है वो हमें हासिल होती है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की स्टेनलेस स्टील कंटेनर के अंदर जो है फिर इसे स्टोर कर लिया जाता है। स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनॉन कंपाउंड्स, जीनॉन के कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले जीनॉन डाईफ्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, जीनॉन के वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा फ्लोरीन के साथ, तो बाकी जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर्स बनेंगे, तो 3 लॉन पेयर्स आ गए, ठीक है। और फ्लोरीन के ऊपर जो है वो 3 अपने पेयर्स होंगे, लॉन पेयर्स, और एक जो इसका इलेक्ट्रॉन जो 7th वाला है, 3 लॉन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7वां इलेक्ट्रॉन इसका जीनॉन के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लीनियर शेप बनती है, ठीक है। लीनियर शेप इस मॉलिक्यूल की बनती है, ये अगर आप लोग देखें तो ये लीनियर शेप बन गई, यानी कि लॉन पेयर्स के अलावा आप बात करें तो sp3d जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आप सारे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सब को देखें तो इसमें आपके पास ट्राइगोनल बाईपायरामिडल बनती है, ये आपके पास ट्राइगोनल बन गया और ये बाईपायरामिडल, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप याद रखेंगे इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, स्पेशली इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और इनकी अपनी शेप वगैरह जो है मॉलिक्यूल्स की। XeF4 की बात करें तो इसमें सेम उसी तरह आप लोगों ने चेक करना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 2 लॉन पेयर में आ गए, यानी कि 4 जो है इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बाकी फ्लोरीन के ऊपर सारे लॉन पेयर आप लोगों को पता है 3 होते हैं। अब आप अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, और sp3d2 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है वो इसकी ऑक्टाहेड्रल है।
XeF6 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक लॉन पेयर भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। बाकी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आप लोग काउंट करके रखिएगा, वो भी पूछे जा सकते हैं। और इसकी जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है वो है जी sp3d3 XeF6 की। और ज्योमेट्री भी इसकी, ज्योमेट्री जस्ट अ मिनट मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, ज्योमेट्री इसकी होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। तो ज्योमेट्री आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। XeO3 एक्सप्लोजिव है ये लाजमी याद रखिएगा। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के साथ इसके डबल बॉन्ड्स होंगे सारे, ठीक है। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके यूज़ हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे जिनोन के, जिनोन Xe, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर की सूरत में आ गए। और इसका ज्योमेट्री हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पिरामिडल आ जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। और ट्रायंगुलर पिरामिडल हम इसे कह सकते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, मीन के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है। XeO4 की बात करें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है XeO4 की। XeOF4 की बात करें तो इसमें आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करें ना तो इसके 4 जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, ठीक है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की सूरत में आ जाएंगे। स्क्वायर पिरामिडल जो है वो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो जाती है, sp3d2 जो है वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। नेक्स्ट ये बात करें XeO2F2, तो इसमें Xe में E भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपके पास कुछ इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आती है, इसको हम सीसा शेप कहते हैं। sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन है और ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, ठीक है। फिर XeO3F2, XeO3F2 जो है इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। ऑक्सीजन के साथ तीन जो है वो डबल डबल बॉन्ड्स हैं और फ्लोरीन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो है वो इसकी शेप भी है, ज्योमेट्री भी है। और sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। XeOF2 में जो है वो टी शेप मॉलिक्यूल होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसकी भी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है क्योंकि यहाँ पे ट्राइगोन बनती है और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है और 2 पिरामिड्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा MCQs के लिहाज से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जिनॉन, जिनॉन के फ्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो जिनॉन डाईफ्लोराइड है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास जिनॉन डाईफ्लोराइड का, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का 114 डिग्री सेल्सियस है। और नेक्स्ट इन तीनों को जो है वो स्टोर किया जाता है निकल की वेजल्स के अंदर या निकल की किसी अलाई की वेजल्स के अंदर, ठीक है। और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 48 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है हमारे पास जिनॉन डाईफ्लोराइड, और जिनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड येलो होता है लिक्विड स्टेट में और गैशियस स्टेट में, और वैसे ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसको स्टोर किया जाता है निकल के कंटेनर में या निकल के किसी अलाई के कंटेनर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ जो इनकी रिएक्शन है जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, मीन के हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हो जाएगी तो इनकी अपनी रिडक्शन हो जाएगी, तो दूसरे एलिमेंट की जो है ये वो करवा देंगे अपनी, नहीं बल्कि हाइड्रोजन इनके साथ नहीं अटैच होगी, इनकी अपनी रिडक्शन होगी, ये जो है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में चले जाएंगे और साथ में जो है वो बाकी जो भी एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो XeF2 जो है H2 के साथ ये इसका रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की देखें तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे देखें तो +1 है, तो हाइड्रोजन की बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो 0 से +1 स्टेट में जा रही है ना हाइड्रोजन, तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। XeF2 के केस में भी सेम यही रिएक्शन, XeF4 के केस में भी HF की फॉर्मेशन होगी और XeF6 में भी HF, जस्ट इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे। एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट मीन के जिसके साथ रिएक्ट करेंगे उसके साथ फ्लोरीन की एडिशन करवाएंगे। XeF4 जो है गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, इसको यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर मेटल फ्लोराइड्स, मेटल फ्लोराइड्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। XeF4 का जब मरकरी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये मर्क्यूरस फ्लोराइड बनता है हमारे पास, ठीक है। एक्सेप्शन जहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि अल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स जो हैं एक्ट एज फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर,
अगर अल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ इनका रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारे पास जो हैं ये जिनॉन फ्लोराइड वो एक्ट करते हैं एज फ्लोराइड आइन एक्सेप्टर। जैसे ये हमारे पास जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, इसका हम अल्कली मेटल, यहाँ पे एम से मुराद अल्कली मेटल है यानी फर्स्ट ग्रुप वाले, ठीक है, यानी कि हमारे पास आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम वगैरह हैं, ठीक है। रुबीडियम और सीजियम की स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है। इनके साथ जब हम जिनॉन के फ्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से मेटल का जो फ्लोराइड है उसमें से फ्लोरीन को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पहले ये XeF4 था, तो अब ये XeF5 और नेगेटिव आइन और M पॉजिटिव आइन इनका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लोराइड आइन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं और बाकी मेटल के साथ फ्लोराइड आइन डोनर के तौर पे एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मरकरी के साथ इसने फ्लोरीन की एडिशन करवाई है तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट काम किया इसने मरकरी के साथ, लेकिन अल्कली मेटल के साथ फ्लोराइड आइन एक्सेप्टर का काम करते हैं स्पेशली विद रुबीडियम एंड सीजियम। तो ये एक्सेप्शन लाजमी याद रखिएगा। हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो इनकी जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास कुछ कम जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर आएंगे। जैसे डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड में बात करें तो जिनॉन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, HF आ जाता है, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में साथ में XeO3 भी बनता है और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में फिर डिपेंड करता है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड और वाटर की रेशो के ऊपर। अगर तो 1:1 रेशो में हमने इन्हें लिया तो XeOF4 और साथ में HF, और अगर 1:2 रेशो में लिया तो XeO2F2 साथ में HF, और अगर 1:3 में लिया है तो XeO3 और साथ में HF, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनका आपने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन वाला, 2 ऑक्सीजन वाला और फिर 3 ऑक्सीजन वाला, तो इनको जो है आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, फिर 2 फ्लोरीन और यहाँ पे कोई फ्लोरीन एटम नहीं है। जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स की बात करते हैं तो XeOF4, इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का सिलिका के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड बनता है, साथ में सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड रैपिड रिएक्शन होता है ये वाला। अगर हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिर भी इसकी प्रिपरेशन होती है, और अगर हम जिनॉन का F2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर भी इसकी प्रिपरेशन होती है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है और स्टोर किया जाता है निकल वेजल में, वाटर के साथ रिएक्ट करके XeO3 बनाता है और वाटर के साथ इसका रिएक्शन है XeOF4 + 2H2 चेंज इनटू XeO3 एंड साथ में HF की प्रोडक्शन होगी। ऑक्साइड्स ऑफ जिनॉन XeO3 एंड XeO4 को हमने स्टडी करना है। प्रिपरेशन देखें तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन जो कि हम 2-3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे XeO3 यानी कि जिनॉन ट्राई ऑक्साइड बनेगा। और जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड की बात करते हैं तो जब हम ऐड करते हैं बेरियम या सोडियम परजिनेट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, बेरियम या सोडियम परजिनेट, ठीक है, बेरियम परजिनेट का फार्मूला है Ba2XeO6, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो आपके पास जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है, बेरियम सल्फेट और साथ में वाटर। इसी तरह सोडियम परजिनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास उसी तरह जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, सोडियम सल्फेट और वाटर की प्रोडक्शन होती है। प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, एक्सप्लोड एट वेरी लो टेम्परेचर, इट इज़ वीकली एसिडिक। ये हम बात कर रहे हैं हमारे पास जिनॉन ट्राईफ्लोराइड की, ठीक है, वीकली एसिडिक है। एक्वस सोल्यूशन इन इज़ ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर, ठीक है, इसका एक्वस सोल्यूशन नॉन कंडक्टर होता है। एप्लीकेशंस नोबल गैसेस की देखें तो हीलियम को यूज़ किया जाता है वेदर बलून्स में, वेल्डिंग में एंड इन ट्रैफिक लाइट्स। बेस्ट क्रायोजिन है, क्रायोजिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टर्स के अंदर। इसके अलावा ब्रीदिंग बाय सी डाइवर्स 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन का मिक्सचर वो लेके जाते हैं। रीज़न आपको पहले बता दी कि ये हीलियम गैस जो है वो ब्लड में ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं होती, सोलेबल नहीं होती। हीलियम इज़ यूज्ड एज कूलिंग मीडियम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। और इसके अलावा नियॉन की बात करते हैं तो इसको लार्जली यूज़ किया जाता है इन मेकिंग नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस इन हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स एंड टीवी ट्यूब्स। नियॉन एंड हीलियम आर्क को ग्लास लेजर्स में यूज़ किया जाता है, आर्गॉन को इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स में और फ्लोरिसेंट बल्ब्स में यूज़ किया जाता है, रेडियो ट्यूब्स में, गीगर काउंटर जिससे हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं, या रेडियो एक्टिव जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, रेडिएशंस वगैरह होती हैं, उसको मेजर करने के लिए गीगर मिलर काउंटर यूज़ किया जाता है। और वेल्डिंग एंड कटिंग में से यूज़ किया जाता है आर्गॉन को, क्रिप्टॉन को फ्लोरिसेंट ट्यूब्स के अंदर, फ्लैश लैंप्स के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। जिनॉन को बैक्टीरियोसाइडल लैंप्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। रेडोन को रेडियोथेरापी ऑफ कैंसर में यूज़ किया जाता है, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है।
आर्गोन टू प्रोड्यूस केमिकली इनर्ट एटमॉस्फेयर, आर्गोन को केमिकली इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ चीपेस्ट गैस। आर्गोन, क्रिप्टॉन और जीनोन को यूज़ किया जाता है मॉडर्न इनकैंडेसेंट बल्ब्स के अंदर। जीनोन काज लंग्स कैंसर एंड रेडियो एक्टिव रेन आउट्स। ठीक है, तो ये इनकी कुछ एप्लीकेशंस थी, कुछ फैक्ट्स थे इनके बारे में, इनको याद कीजिए। और ये हमारा चैप्टर काफ़ी छोटा सा था और शुक्र है अल्लाह का, हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहें और दुनिया के इम्तिहानों के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की तैयारी लाजमी करें, क्योंकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि कब जो है हमारी चलती सांसें रुक जाएं और हमने आखिर लौट के तो अल्लाह ताला के पास ही जाना है। तो इसलिए अपनी आखिरी मंजिल को ज़रूर याद रखें और दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।